आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। हमने तीन लॉ थे उसमें। अब पढ़ेंगे हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी न्यूटन ने डिस्कवर की थी, तो हम जानते भी हैं, जैसे कि एप्पल उसके सिर पर गिरा था, तब उसको एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? बस वही है, इसलिए उन्होंने खोज की ग्रेविटी की। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने लॉ बनाया। इसके अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, everybody in this universe attracts every other body with the force which is directly proportional to the product of the mass and inversely proportional to the square of the distance between them। इसका क्या मतलब है? दुनिया में जितनी भी बॉडी है ना, वो हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है और एक फोर्स अट्रैक्ट करती है, और वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? उन दोनों फोर्सेस के मास के। जैसे कि एक बॉडी ये है, एक ही बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ये r हो गया इसके बीच का डिस्टेंस। तो वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इन दोनों के प्रोडक्ट के, मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बीच में। जो r है उसके स्क्वायर के डिस्टेंस, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे g, तो आगे हमारा F इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर। अब ये आता है कि g क्या है? g है ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्या? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू हमें याद रखनी होगी, आगे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ओके, अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? ये हमेशा अट्रैक्ट करती है, रिपल्सिव नहीं होती, हमेशा अट्रैक्ट करती है। अब जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैं भी आपको अट्रैक्ट करती हूँ, आप भी मेरे को अट्रैक्ट करते हो। ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है, इसलिए कैंसिल हो जाती है। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है। ये वीकेस्ट फोर्स नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जितनी फोर्स हमने आज तक फाउंड की उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। एक ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत रेंज है। आप जैसे कि यहाँ दिल्ली से आप एक दिल्ली में बैठे, एक कन्याकुमारी में बैठे, तब भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। या अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बात है सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्स है, ये बॉडीज़ के बिल्कुल सेंटर ऑफ मास जो होता है, सेंटर होता है, उनके बीच में डिस्टेंस ले रहता है, और ये सेंटर टू सेंटर लगती है, इसलिए हम इसे सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करती है। मीन्स मैं आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। क्या था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अब ये इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। इसके बीच में कोई भी मीडियम, वाटर हो चाहे वैक्यूम, अर्थ और मून के बीच में कोई वैक्यूम है पूरा, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर बॉडी सराउंडिंग गिवन। जैसे कि एक अर्थ है, एक मून है, इनके आसपास स्टार्स भी तो हैं। स्टार्स का इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका फोर्स हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या था? m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये कोई भी फैक्टर उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, किसी और चीज़ के ऊपर। ओके, आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसकी वैल्यू आई कहाँ से? और या फिर एक टॉपिक आता है आगे, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी अभी बताया मैंने, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एंड स्मॉल जी acceleration due to gravity। Acceleration produced in a freely falling body due to gravitational pull of earth is called acceleration due to gravity। एक बॉडी है वो फ्रीली फॉल कर रही है, ओके, अर्थ पर, तो उसके कारण, जो फ्रीली फॉलिंग के कारण उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स क्या होती है? G/m/r स्क्वायर। ओके, ये अर्थ हमारी, आर क्या होगी? रेडियस ऑफ द अर्थ। अब आता है, अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स क्या होती है? एम ए की इक्वल होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम ए इक्वल टू जी m/r स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, क्या बचेगा? ए इक्वल टू जी m/r स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्या था हमारा? जी, क्योंकि एक्स यहाँ पे हम अर्थ की बात करें तो जी हो जाएगा, जी इक्वल टू G/m/r स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या थी हमारी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर। आगे मतलब 400 किलोमीटर कुछ आगे होती भी है, लेकिन हम 6400 किलोमीटर लेते हैं, क्योंकि
रेडियस ऑफ अर्थ जो पोल्स की देखें और वो देखें हम इक्वेटर की साइड की देखें तो दोनों डिफरेंस होता है। तो हम रेडियस क्या हो जाएगी हमारी 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो जी आता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपसे रिलेशन पूछे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में तो आपको इतना प्रूव करके दिखाना कि हमारा यहाँ से ये आता है रिलेशन। ओके, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशन फील्ड। अब जैसे कि आपने मिशन मंगल फिल्म देखी हो, उसके अंदर क्या है, एक अर्थ है। ओके, अर्थ से हम एक सैटेलाइट भेजते हैं, वो मून पर भेजते हैं, तो सैटेलाइट आराम से चल जाता है मून पर, क्योंकि जो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मून उसके अंदर आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे कि आप कोई मतलब आप कहते हैं ना घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो मतलब आपका दबदबा घर के अंदर ही है, बाहर तो कोई दबदबा नहीं है, कोई फोर्स नहीं है आपकी, वही है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड अ गिवन बॉडी इन विच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ये अर्थ है, वो अपना एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही अपनी फोर्स लगा सकती है, उसके किसी और बॉडी पर उसी एरिया के अंदर ही लगा सकती है, उस एरिया के बाहर उसकी कोई फोर्स नहीं है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मतलब जो अर्थ से हमने मून सैटेलाइट भेजना था, तो मून क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आता है, तो सैटेलाइट आराम से पहुंच जाता है। लेकिन जब मार्स की बारी आई, मार्स ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर था, तो सैटेलाइट भेजना उसके लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसे ही हमने यहाँ सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजना था। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बाहर से अंदर लेके आना हो तो हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ गिवन मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। इन्फिनिटी यहाँ क्या बताता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर का कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी कहलाता है हमारे लिए। ओके, अब बताए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। अब क्या है, हमारी एक बॉडी है, हमने अर्थ का एग्जांपल लेते हैं हम, एक बॉडी है जिसका मास है m। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, ये इन्फिनिटी पर है। ओके, अब ये जो है ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड से हमें इन्फिनिटी से हमें बॉडी को अंदर लेके आना है। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट ए है ग्रेविटेशनल फील्ड पर, ये ए एक्स डिस्टेंस पर है बॉडी से। ओके, ये बी एक पॉइंट है डी एक्स डिस्टेंस पर। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स ए पर कितनी होगी, जी क्या है, स्मॉल वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास एम फ्रॉम ए टू बी इज गिवन एज। अब एक बॉडी एम ऑब्जेक्ट एम मास है या ए पर है, उसे बी पर लेके आना तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एक्स, तो मीन्स एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों, फोर्स क्या है, एट्रैक्टिव नेचर की है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगी, ए टू बी आ रहा है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया, डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ये होगी इक्वेशन 1। अब आता है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर। अब हमें वर्क डन निकालना है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट है पी पर लेके आना है जिसका डिस्टेंस है आर डिस्टेंस पर है ये, इन्फिनिटी से हमें पी पर लेके आना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। इसके लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट्स हो जाएंगे 0 टू डब्ल्यू, यहाँ क्या होगी इन्फिनिटी टू आर जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जी एम एम ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ गया, तो क्या रहेगी लिमिटेशन, लिमिट्स थी इन्फिनिटी टू आर, एक्स की पावर -2 होगी, ऊपर लेके आएंगे तो डी एक्स। ओके, अब आता है वर्क डन हो क्या हो जाएगा, बाहर लेके आए 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होती है, एक पावर ऐड होती है इंटीग्रेशन में, एक्स की पावर -2 + 1 ऐड हो गई और वही पावर नीचे आएगी -2 + 1 इन्फिनिटी टू आर। अब ये क्या हो गया, -1/x इन्फिनिटी टू आर, तो डब्ल्यू क्या हो गया, जी एम एम अपॉन में वैल्यूज पुट करें -1/r माइनस का
इंटू में माइनस ऑफ इन्फिनिटी, 1/∞। 1/∞ क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0। तो 1/∞ क्या हुआ? 0 ही हो गया। तो वर्क डन आ गया हमारे यहाँ से -gmm/r। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए इस ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यू को क्या कहते हैं हम? क्या आ गया हमारा? -gmm/r। ओके। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल इसका हम देते हैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशन फील्ड। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक बॉडी जिसका मास है, यूनिट मास है, मतलब 1 kg हो गया, 1 ग्राम हो गया, वैल्यू 1 है, मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है पीछे, उसको हमें इन्फिनिटी से एक पॉइंट के अंदर लेके आना, ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर। पहले हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में एक बॉडी जिसका मास m है उसको हम अंदर लेके आते हैं इन्फिनिटी से एट अ पॉइंट r, पॉइंट p पर r डिस्टेंस पर। ओके, बस u क्या था हमारा उस टाइम? -gm/r। अब ये मास m क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। ओके, 1 यूनिट हो गया। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल v क्या हो जाएगा हमारा? -gm/r। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल v -gm/r। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब बताए रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी u एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल v। ओके, u और v के बीच में रिलेशन बताना है। u क्या था हमारा? -gmm/r। ये -gm/r ये क्या है हमारा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल। तो क्या आ जाएगा? u = mv। ओके, अब आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? अ स्मॉल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अ हेवनली बॉडी इज नोन एज सैटेलाइट। एक स्मॉल बॉडी जिसकी मून है वो हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो हो गया मून जो नेचुरल है, आर्टिफिशियल जो मैनमेड हो गया, जैसे रोहिणी हमने इंडिया से लॉन्च किया था, सॉरी रोहिणी शायद रशिया ने लॉन्च किया था, कल्पना हो गया है जिसे। अब तो इसका प्रिंसिपल क्या है? हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, उसके बीच के हमारे क्या, कैसे लॉन्च करते हैं, क्या वो लगाते हैं, फिजिक्स लगाते हैं। टेक द सैटेलाइट टू अ सुटेबल हाइट विद द रॉकेट। एक सैटेलाइट है, ये हमारा प्लेनेट हो गया, उसको हम सैटेलाइट को, ये सरफेस है अर्थ सरफेस, उसको हम किसी सुटेबल हाइट तक लेके जाते हैं, h वेलोसिटी से लेके हमने मान लिया। ओके, लेके जाते हैं। फिर एट दिस हाइट सैटेलाइट इज मूविंग विद स्पेसिफिक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सो दैट इट नेवर फॉल ऑन द अर्थ। अब क्या है, हम उसे एक वेलोसिटी से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करते हैं, जो उस वेलोसिटी से, ताकि वो कभी अर्थ पर ना गिरे। अगर वेलोसिटी उसकी स्पेसिफिक होती है, अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो ऐसे वो नीचे गिर जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो वो पाथ से, ऑर्बिट से दूर चला जाएगा। ओके, फिर थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ये फोर्स होगी अर्थ और सैटेलाइट के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करता है। ओके, अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? ये जो मैंने वेलोसिटी कही, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी होती क्या है? द स्पीड विद विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, अब आता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम vo से डिनोट करते हैं, v और स्मॉल o नीचे। ओके, ये हमारी अर्थ है, ये रेडियस होगी r, ये मास m हो गया, कैपिटल m हमने, ये हमारी हाइट होगी रॉकेट की, जिस हाइट पर वो स्पेसिफिक हाइट है जिसमें हमें, जिस ऑर्बिट पे हमें लॉन्च करना है, उसकी डिस्टेंस हो गई ये हाइट, ये मास m स्मॉल m, ये मास ऑफ सैटेलाइट। ओके, r रेडियस होगी, r ये स्मॉल r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सैटेलाइट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो मास m और है, ये जो सैटेलाइट है और अर्थ के सेंटर के से कितने डिस्टेंस पर है, ये से हम कहेंगे r। तो r क्या हो गया हमारा? r+h, कैपिटल R+h। मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट में ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड क्या करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? इक्वल टू में gmm/r²। ओके, तो r की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आता है? r+h का होल स्क्वायर। तो फिर लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv²/r। तो mvo² में r क्या है यहाँ पर? r+h, डिस्टेंस का r+h हुआ ना, तो यहाँ से r+h से a कट जाएगा, तो क्या बचा? ये v0 m से m कैंसिल, तो vo बच गया, vo² पाएगा हमारा gm/r+h। तो vo आ गया हमारा √gm/r+h। ओके, ये आ गया फॉर्मूला। अगर हम कोई केस लेते हैं कि हमारी जो रेडियस है वो हाइट से काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे h को, तो क्या आ गया? √gm/r।
अगर हम ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वी ओ आ गया हमारा अंडर रूट जी आर। अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है, हमें आर की वैल्यू पता है, हमें पुट करेंगे तो हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को अगर रिवॉल्व कराने की सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट में, तो हमारी वेलोसिटी, हमें क्या वेलोसिटी से उसको करना पड़ेगा, से 8 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट है ये। अब बता टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक सैटेलाइट को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। या डिस्टेंस क्या होएगा, एक ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर में घूम रहा है, तो सर्कमफेरेंस होगी उसकी, सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr, तो 2πr प्लस एच हो जाएगा यहाँ, ओके। और स्पीड तो हमारी वी ओ के ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो 2πr प्लस एच अंडर रूट जी एम अपॉन, यहाँ ऊपर चल जाएगा आर प्लस एच अंडर रूट में। तो ये कैन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर, आर प्लस एच को तो हमने यहाँ लिख लिया। तो हम ऊपर नीचे अब ये आर है, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट आर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड 2π अंडर रूट आर का क्यूब अपॉन अंडर रूट जी एम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट आर क्यूब अपॉन जी एम। अब आर की वैल्यू हम फिर से पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम हमारा 2π अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। यही सेम केस करेंगे इफ़ हाइट इज़ वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ, ओके। तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारा 2π अंडर रूट आर क्यूब बाई जी एम। आर की वैल्यू में, ओके, फिर हम ऊपर नीचे आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे जी एम बाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या आ गया यहाँ से, टी इक्वल टू 2π अंडर रूट आर बाई जी की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू हमें पता है, तो हमारा टाइम पीरियड आ जाता है अप्रॉक्सीमेट 84.6 मिनट, ओके। मतलब ऑलमोस्ट 90 मिनट्स लेता है एक सैटेलाइट एक अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी की जगह क्या हो जाएगा, वी ओ स्क्वेयर, ओके। वी ओ की वैल्यू हमें पता है, हम पुट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पर, जी एम एम अपॉन में 2r, ओके। ये हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी। अब आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी सैटेलाइट की है, उसके रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम कहें तो यू कितना था हमारा, माइनस जी एम एम अपॉन आर, है ना। और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, जी एम एम अपॉन में 2r। अगर माइनस हाफ हम अलग लिखते हैं, अंदर लेके जाते हैं माइनस का जी एम अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ ऑफ यू, ओके। अब आता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, हम ऐड करेंगे कितना आएगा, हमारी टोटल एनर्जी आई हमारी माइनस जी एम एम ऑन 2r। मतलब टोटल एनर्जी हुई माइनस का हाफ, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या हम कह सकते हैं हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब पता है एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। एंगुलर मोमेंटम बहुत कम पूछते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या, वो हमारा आर, और मोमेंटम पी से डिनोट करते ही है। तो एल क्या हो गया, एम वी आर। एम तो है, वी की वैल्यू हमें पता है, वी कौन सा, वी ओ, जिस वेलोसिटी से ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर प्लस एच। तो क्या आ जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम एम अंडर रूट जी एम आर प्लस एच। अब आती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू सो डेट इट जस्ट क्रॉसेज द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ द अर्थ। अब मैंने आपको कहा था मिशन मंगल की बात कर रहे थे हम, जिसमें अर्थ से हमें सैटेलाइट भेजना था मार्स पे। तो उस सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने में, ये जो अर्थ है उस ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मार्स है हमारा। तो सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल फील्ड क्रॉस करने के लिए जो क्या स्पीड चाहिए, जैसे ऑर्बिट में मूव करने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए, ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करने के लिए एक स्पीड चाहिए, एस्केप वेलोसिटी। वो वेलोसिटी कितनी है, वो जो वो हम निकालेंगे अब एस्केप वेलोसिटी। अब आता है एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल देंगे हम। ये हमारा एक प्लैनेट है, एक कोई भी प्लैनेट है जिसकी रेडियस आर है, ये मास एम, कैपिटल एम मास है उस प्लैनेट का। ये हो गया हमारा ग्रेविटेशन फील्ड,
उस प्लैनेट का, ये एक बॉडी है बी इन्फिनिटी पे। हमें एक ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से लॉन्च करके सरफेस से कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी पर भेजना है। ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट है वो हम उसे इन्फिनिटी ही कहते हैं, पता आपको। तो एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम मास ऑफ द प्लैनेट, आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो सरफेस के बात करते हैं हम, सरफेस पर, प्लैनेट के सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल कौन सा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, माइनस जे ऑन आर। तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐड कर देंगे, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी की बात करते हैं, जहाँ पर हमने मतलब पॉइंट बी की इन्फिनिटी पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे काइनेटिक एनर्जी हमारी कम होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जनरल फॉर्मूला लेते तो एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी अगर हाइट ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी ना, पोटेंशियल बढ़ रही तो काइनेटिक को कम होना पड़ेगा ना। ओके, तो हम उस रीज़न से कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो है। या हम दूसरा रीज़न ये भी ले सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हमारी, माइनस का GM अपॉन आर। अब आर क्या है यहाँ पर, पॉइंट डिस्टेंस इतना इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, आर इन्फिनिटी हो गया, अपन 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो। टोटल एनर्जी यहाँ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब टोटल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। मतलब सरफेस पर क्या आती है, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस जी एम अपॉन आर, ये इक्वल टू जीरो हो गई। यहाँ से वी की वैल्यू आएगी, वी स्क्वेयर आया हमारा 2GM अपॉन आर, तो वी आ गया हमारा √2GM अपॉन आर। ऊपर नीचे हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आर, अब GM अपॉन आर स्क्वेयर ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारी एस्केप वेलोसिटी आ गई हमारी VE √2GR। अब एस्केप वेलोसिटी अर्थ की कितनी होती है, ग्रेविटेशन जी की वैल्यू डालेंगे हम या आर की वैल्यू डालेंगे, तो क्या आ गई 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर फेंकना है, तो हमें उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड देनी होगी उसे बाहर फेंकने के लिए। अब आता है रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हमने अभी निकाला √2GR, √2 हम साइड में रखते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा √GR। √GR क्या था हमारा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो VE क्या हो जाएगा हमारा √2 टाइम्स ऑफ VO। मतलब एस्केप वेलोसिटी हमारी √2 टाइम्स होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी I, ये क्या होता है, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशन फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। अब एक पॉइंट है, उस पर हमें निकालनी है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या, एक पॉइंट ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होता है, उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट पर, एक यूनिट मास के ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लग रही है। यूनिट मास मतलब 1 यूनिट है जिसमें 1 kg लगा लो, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, उस ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, वो होती है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। वैसे अगर हम ये बॉडी ले, कैपिटल एम इसका मास हो गया, ये x डिस्टेंस पर है m0 से, तो फोर्स क्या होगी हमारी GM नॉट अपॉन x स्क्वेयर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I क्या होगी यहाँ पर, GM अपॉन x स्क्वेयर, क्योंकि m0 तो हमारा 1 हो गया, तो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारी GM अपॉन x स्क्वेयर, क्या कह सकते हैं हम F अपॉन F0, और इसकी यूनिट्स होती है न्यूटन पर kg।